Hello, my dear students. I am Dr. H. Singh. Welcome to your own फिज़िक्स चैनल। आप यहाँ से बीएससी के कुछ टॉपिक्स जो मैंने पढ़ाने स्टार्ट किए हैं मैकेनिक्स के, वो आप अच्छे से कर रहे हो और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग मुझे वैल्यूएबल कमेंट्स देते हो, अपना फीडबैक देते हो कि सर हमें लेक्चर में कुछ समझ आया, और यही सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए। मैं फ्यूचर में भी कोशिश करता रहूँगा कि मैं आपके लिए आपके अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर करूँ। आज मैंने थोड़ी सी आपसे पहले बातें करनी है, फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बच्चों, एक तो आप लोग रिक्वेस्ट करते हो कि सर हमें ये टॉपिक्स करवाने चाहिए, हमें ये आप करवा दो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा जो टॉपिक्स आपको चाहिए हम उनको रिकॉर्ड कर पाएँ जल्दी से जल्दी। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक तो आप लोग मुझे अपना जो सिलेबस है उसकी पीडीएफ मुझे आप सेंड कर दें मेरी ईमेल आईडी पर। वो ईमेल आईडी आपको इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। वहाँ पर आप अपना सेमेस्टर 1 का फिज़िक्स का सिलेबस भेज सकते हो मुझे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आने वाले 2-3 मंथ्स में जितना भी सिलेबस उसमें से मैक्सिमम हो सकता है उसको कवर करेंगे। कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के भी टॉपिक सर हमें पढ़ाइए, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उन टॉपिक्स को भी आने वाले टाइम में रिकॉर्ड कर पाऊँ। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको पता है, और मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है वो, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए उसकी भी वीडियोस प्रिपेयर करके भेजूँ। उससे पहले हम मैकेनिक्स का ये जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें अभी हमारे पास चल रहा है जो अभी टॉपिक चल रहा है दैट इज़ कंजर्वेशन लॉज एंड सिमेट्री प्रिंसिपल। बच्चे, ये डेरिवेशंस हैं सारी, बेसिकली बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएंगी आपको, सिर्फ डेरिवेशंस पूछी जाएंगी, तो आने वाले 3-4 लेक्चर्स में ये कवर हो जाएगा। उसके बाद कुछ बच्चे चाहते हैं, जैसे एक टॉपिक हमारा रहता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, मैं वो भी रिकॉर्ड करके डालूंगा। कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करें। हाँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 100% करनी चाहिए और मैं अभी उन पर आने वाला हूँ थोड़े दिनों में। हम सबसे पहले कोलिजन्स की ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, इलास्टिक स्कैटरिंग। उसमें बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें आपकी इंटायर नॉलेज कोलिजन्स के बारे में, स्कैटरिंग के बारे में वो काम आती है। तो वो मैं लेक्चर कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करूंगा कि जो आपने +1 में पहले 1 डायमेंशनल कोलिजन पढ़ा हुआ है, 2D कोलिजन पढ़ा हुआ है, इलास्टिक, इन इलास्टिक, वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाता है, उनको हम वो वाले सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे यूज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है इन इलास्टिक कोलिजन में, उस लॉस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सब चीज़ें पहले हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम टॉपिक्स मेरे +1 वाले चैनल पर भी होंगे, बट यहाँ पर मैं आपके लिए अलग से रिकॉर्ड करूँगा वो सारे टॉपिक्स। फिर हम उसके साथ साथ IIT जैम के कुछ क्वेश्चंस और IIT JEE के एडवांस जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बीएससी लेवल के लिए भी होती हैं, तो वो जो कोलिजन्स के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं मैं उसमें डिस्कस करूँगा। फिर हम आ जाएंगे 2 डायमेंशनल कोलिजन पर, जिसमें अभी हमने बीएससी में सेंटर ऑफ मास सिस्टम और लैब सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो लैब सिस्टम के में से जो हम कोलिजन स्टडी करते हैं वो आप +1 में भी करते थे, ठीक है। मतलब हम कोलिजन को ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं, मतलब बाहर से देखते हैं 2 पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, हम बाहर से एज ए ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन दूसरा एक सिस्टम हमने पढ़ा सेंटर ऑफ मास सिस्टम। सेंटर ऑफ मास सिस्टम के केस में जो ऑब्जर्वर होता है वो उन दोनों पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास पे बैठा होता है, उसको ऐसा लगता है कि दोनों पार्टिकल्स उसकी तरफ आ रहे हैं, चाहे एक टारगेट रेस्ट पर भी हो तब भी दोनों को अपनी अपनी वेलोसिटी मिलती है और दोनों पार्टिकल सेंटर ऑफ मास की तरफ आते हुए हमें लगते हैं, ठीक है। तो इस केस में फिर हमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे आपने सेकंड लेक्चर में देखा इलास्टिक स्कैटरिंग की, कि उस केस में जो फाइनल स्पीड्स होती हैं पार्टिकल्स की आफ्टर कोलिजन वो इनिशियल स्पीड्स के ही बराबर होती हैं अगर हम सेंटर ऑफ मास से देखें, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें इलास्टिक स्कैटरिंग में है। अब जब भी हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मैं आपको पहले कहूँगा कि जितने भी हमने डेरिवेशंस करी हैं उन डेरिवेशंस के रिजल्ट्स को आपने कॉपी पर एज ए शॉर्ट नोट बनाना है, और जो आप फॉर्मूला लिख रहे हो उस फॉर्मूले में हर एक वेरिएबल का मतलब आपको पता होना चाहिए, उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम बना होना चाहिए कि ये डायग्राम है, इसमें ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं जो हमें चाहिए इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। तो इतना काम आप सब बच्चे फिज़िक्स के टॉपिक्स, कोई डेरिवेशन कंप्लीट होती है उसके बाद ज़रूर करा करें। आपने आने वाले टाइम में IIT जैम का पेपर देना है, आपने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने हैं फॉर हायर स्टडीज़, तो उस केस में आपकी ये जो 3 साल की फिज़िक्स अभी आप पढ़ोगे उनके रिजल्ट्स, उनके बेसिक्स, फंडामेंटल्स, वो सब चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। तो आप अभी से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, मैं आप सबको अभी से सजेस्ट करूँगा कि आप साथ साथ ही एक
अलग से नोटबुक रखें, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट में फॉर्मूला और डायग्राम, और उसके बारे में अपने लैंग्वेज में आप लिखो कि यहाँ पर ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। फिजिक्स में बच्चों आप जितना चीज़ों के ऊपर थॉट प्रोसेस लेके आओगे, जितना उनके बारे में सोचोगे, उतने कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर होंगे। और मैं लेक्चर में भी कोशिश करता हूँ कि बच्चे जो है उन चीज़ों को सोचना शुरू करें। सिर्फ लिखना और समझना नहीं, सिर्फ लिखना और याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिक्स बिल्कुल उससे समझ नहीं आती, आपको सोचना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन अराइज करने पड़ेंगे हर एक पॉइंट पे जाके कि इस क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। चलिए, तो इस तरह से हम आगे आने वाले टाइम पर ये चीज़ें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो। जो भी मैं कंटेंट आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ, आप उसको देखते हो, पढ़ते हो वहाँ से, और मेरे लिए यही सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे उस चीज़ में से कुछ सीख रहे हैं, मेरे लेक्चर में से कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इन वर्ड्स के साथ मैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ये सेकेंड लेक्चर है हमारा कंजर्वेशन लॉज और सिमेट्री प्रिंसिपल्स का। तो इस लेक्चर के बाद हम फटाफट इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। देन आई विल पोस्ट ए वीडियो ऑन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, एंड आफ्टर दैट लास्ट चैप्टर हमारा मैकेनिक्स का एक टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स, कि रोटेशनल मोशन को हम किस तरह से स्टडी करते हैं, उस चीज़ को भी, उसकी भी एक प्लेलिस्ट आपके पास आने वाली है। तो अभी मैं फॉर 1 मंथ मैकेनिक्स पर ही कॉन्सेंट्रेट करूँगा। उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलेगा और आपके पास टाइम होगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि आप लोग मुझे अपने सिलेबस, फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस ईमेल कर दें, ताकि मैं कॉमन टॉपिक उसमें से ढूंढ पाऊँ। जो आप मेरे स्टूडेंट्स बने हो अभी, मैं आप सबके लिए जितना भी हो सकेगा एफर्ट करने की कोशिश करूँगा। कॉमन टॉपिक्स ढूंढ के उनको पहले रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा कि आप बच्चों को कोई डिफ़िकल्टी ना आए, ठीक है। थैंक यू। लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। हाँ जी, सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम and how to calculate it for a particle and for a body। देखिए बच्चों, एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले लीनियर मोमेंटम से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास एक बॉडी है, उसका मास m है एंड इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v वेक्टर, ठीक है। तो इस बॉडी के अंदर जो मोशन होता है, जो टोटल ओवरऑल इसका इफेक्ट होगा जब वो किसी दूसरी बॉडी से टकराएगी। मान लो सामने एक दीवार है, जब ये बॉल इस दीवार से टकराएगी तो कुछ ना कुछ वहां पे इम्पैक्ट अपना छोड़ेगी। वो जो भी इम्पैक्ट होगा, जो भी इस पे फोर्स लगाएगी, उस फोर्स को कौन डिसाइड करता है? इस बॉडी का मोशन। मोशन मतलब लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम इज p वेक्टर एंड इट इज मेजर्ड एज मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होती है, इसी तरह से लीनियर मोमेंटम भी जो है वो एक वेक्टर है। अब आप सीधी सी एक एग्जांपल समझो। अगर एक छोटी बॉडी है, उसका छोटा मास है, वेलोसिटी v वेक्टर है, और एक बड़ी बॉडी है, उसका बड़ा मास है, वेलोसिटी उसकी भी v है, तो मास पे डिपेंड करता है, इम्पैक्ट के नहीं करता। अगर यहाँ पे एक दीवार है तो ये कम डैमेज कर पाएगी क्योंकि इसका मास कम है। इसको रोकने के लिए जो इस दीवार को फोर्स लगानी पड़ेगी, कम लगानी पड़ेगी। इस केस में बड़ी बॉडी है, उसका मास ज़्यादा है, दीवार को जो फोर्स लगानी पड़ेगी इसको रोकने के लिए, मतलब इसका मोमेंटम चेंज करने के लिए जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इस बॉडी में ज़्यादा मोशन है, इस बॉडी में कम मोशन है। इसका लीनियर मोमेंटम स्मॉल m टाइम्स v हो जाएगा, इसका लीनियर मोमेंटम कैपिटल M टाइम्स v हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे लेमन लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो यू कैन से इट इज मेजर ऑफ मोशन। मोशन में दोनों चीजें आती हैं, सिर्फ वेलोसिटी नहीं, गति नहीं, गति की बात नहीं हो रही, उसका इम्पैक्ट। कोई चीज मूविंग है तो वो कितना ज्यादा, उसके अंदर एक एनर्जी छुपी हुई है, किनेटिक एनर्जी, वो भी मोशन से रिलेटेड है। तो इट इज द मेजर ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी, ठीक है जी। ये उसका एक मेजर है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं मास टाइम वेलोसिटी। बट ये जो मोशन है उस बॉडी का है विच इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहां हम ऐड कर देंगे बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। ओके, तो स्ट्रेट लाइन का सीधा फंडा हो गया कि एक बॉडी है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, उसका मोशन आपको मेजर करना है, उसका लीनियर मोमेंटम मेजर करना है, तो मास टाइम्स वेलोसिटी। अब जब हम इस बॉडी पे फोर्स लगाते हैं बच्चों, तो उस फोर्स के लगाने से लीनियर मोमेंटम चेंज होता है और हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ आ जाता है, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब इस बॉडी को रोकने के लिए जो आपने फोर्स लगानी है, फॉर एग्जांपल आपने इस बॉडी को बिल्कुल स्टॉप करना है, इसका इनिशियल मोमेंटम p है, आपने 0 बनाना है, तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी?
आपको फोर्स लगानी पड़ेगी डेल्टा पी, जितना आपने मोमेंटम चेंज करना है, डिवाइड बाय कितने टाइम में आप कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कम टाइम लगा रहे हो तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम में करना चाहते हो तो फोर्स कम लगानी पड़ेगी। तो यहाँ नीचे टाइम इंटरवल है, ठीक है। दिस इज फोर्स एंड दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो इस चीज़ को, अभी हम और इसको डिटेल में समझेंगे। एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, फिर एंगुलर मोमेंटम पे चलेंगे। जैसे मान लो एक छोटी सी बॉडी है, इस बॉडी का मास है 2 किलोग्राम और वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर एक पर्सन है, उस पर्सन ने इस बॉडी को कैच करना है, वो इसको रोकेगा, अपने हाथों से कैच करेगा, उसको कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इसको रोकने के लिए। अब इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया पी आई वेक्टर 2 × 3 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल मोमेंटम है। डायरेक्शन भी है इसकी, इस डायरेक्शन में हम आई कैप ले लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद रखना। अब जब इस बंदे ने इस बॉल को रोका तो फाइन रोक लिया बस, ठीक है, पकड़ लिया अपने हाथों से, रोक लिया, उसने कुछ फोर्स लगाई ना, तो फाइनल मोमेंटम 0 हो गया क्योंकि वो बॉडी स्टॉप हो चुकी है उसके हाथों में आके। अब हमें देखना है कि उस बंदे ने कितनी फोर्स लगाई, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको टाइम इंटरवल भी चाहिए। दो सिचुएशन ले लेते हैं। एक सिचुएशन में मान लो उसने 1 सेकंड में रोक दिया इस बॉल को, ऐसे हाथों से 1 सेकंड फोर्स लगाई और रोक दिया, और दूसरी सिचुएशन में मान लो उसने 3 सेकंड फोर्स लगाई और रोका। तो पहली सिचुएशन में अगर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, व्हाट इज द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन, तो वो आएगा चेंज इन मोमेंटम दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल करना है तो -6 आई कैप आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इंटरवल 1। दिस इज द फोर्स इन न्यूटन्स। अब देखो 6 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ी उसको फर्स्ट सिचुएशन में, जब उसने 1 सेकंड में रोका। और फोर्स की डायरेक्शन भी देखो, माइनस साइन आ रहा है ना यहाँ पे, तो माइनस साइन का मतलब है कि ये जो फोर्स है बॉडी के मोशन के ऑपोजिट इस डायरेक्शन में लगाई गई है, माइनस आई कैप आ रही है इसकी डायरेक्शन। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन कैलकुलेट द एवरेज फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए बॉडी। तो ये लीनियर मोमेंटम है एक्चुअली। अब अगर 3 सेकंड वाली एग्जांपल करें तो देखो तब एवरेज फोर्स आ जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, पूरा लिखता हूं एक बार, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में लिखना है, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम क्या कर देंगे, पी एफ इज 0, पी आई इज 6, तो -6 आई कैप, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। अब इस केस में टाइम इंटरवल 3 सेकंड है, ज्यादा टाइम लगाया उसने, ज्यादा टाइम लगाया तो इसलिए फोर्स कम लगी, फोर्स लगी -2 आई कैप न्यूटन। यहां लग रही थी 6 न्यूटन, यहां लग रही है 2 न्यूटन। ये इंपल्स वाला कॉन्सेप्ट भी है, इंपल्स इज फोर्स इनटू टाइम विच इज ऑल्सो चेंज इन मोमेंटम। तो इस केस में जो फोर्स का इंपल्स है दैट इज लेस, टाइम हमने कम कर दिया, टाइम हमने बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है। इंपल्स सेम है दोनों केसेस में, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। ध्यान से सुनो, इस केस में कम टाइम लगाया हमने तो हमें फोर्स कम नहीं ज्यादा लगाया यार, सुनो दोबारा, इस केस में हमने ज्यादा टाइम लगाया 3 सेकेंड्स, तो जो फोर्स है वो कम लगानी पड़ी। तो इसलिए जब भी हम किसी बॉडी को रोकना चाहते हैं, अगर आप ज्यादा टाइम के लिए टाइम को इलोंगेट कर दो तो जो फोर्स लगती है उस बॉडी को रोकने के लिए वो फोर्स कम हो जाती है। इसकी एग्जांपल्स हैं बहुत सारी, जैसे क्रिकेटर ने बॉल कैच करी तो अपने हाथों को नीचे की तरफ लेके जाता है, इसीलिए लोअर करता है अपने हाथों को, क्योंकि हाथों को नीचे लेके जाने से वो जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो बढ़ जाता है, फोर्स कम लगानी पड़ती है उसको। बाइक्स होती है ना, बाइक्स में यहाँ पर ऐसे ना, यहाँ चक्कों के साथ स्प्रिंग लगे होते हैं, उनको शॉकर बोलते हैं, शॉकर्स। अब यहाँ पर ऊपर सारी सीट वगैरह है, यहाँ एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, तो जब खड्डा आएगा, खड्डे पे जाने पर फोर्स लगेगी ना ऊपर से, तो शॉकर क्या करते हैं, स्प्रिंग लगे हुए हैं ना, टाइम को बड़ा करते हैं, इलोंगेट करते हैं, टाइम को बड़ा करने से जो फोर्स है वो कम लगती है। तो ये लीनियर मोमेंटम है सारा, बेसिकली इट इज मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। अब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, ये लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड है, इसलिए पहले आपको लीनियर मोमेंटम समझाया मैंने। देखो बच्चों, जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है, मान लो ये पाथ है बॉडी का, मास m, वेलोसिटी v, और इसका फिर लीनियर मोमेंटम हो गया p वेक्टर, इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स लीनियर मोमेंटम इज p वेक्टर। और यहां पर ओरिजिन है हमारे पास, दिस इज ओरिजिन, ठीक है, तो ओरिजिन से एक बंदा इसको ऑब्जर्व कर रहा है, x एक्सिस y एक्सिस। अब जब ये इसको देखेगा, पहले फर्स्ट पोजीशन मान लो बॉडी की ये है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर बन गया r1 वेक्टर, सेकंड पोजीशन बॉडी की ये हो गई मान लो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बन गया r2 वेक्टर। अब इन दोनों पोजीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग इस ऑब्जर्वर के आंखों पर एक एंगल बना, एंगल थीटा।
उस एंगल थीटा के कारण उसको लगेगा कि ये बॉडी रोटेटिंग मोशन में है, रोटेशनल मोशन में है। ये वही इफेक्ट है पैरालैक्स मेथड जो हम पढ़ते हैं, या जब हम ट्रेन में चल रहे होते हैं तो ट्रेन वैसे तो स्ट्रेट लाइन मोशन में होती है, बट जो दूर वाले ट्रीज होते हैं, वो सारे ट्रीज जो हैं, ट्रेन ऐसे चल रही है और यहाँ दूर ट्रीज होते हैं, वो जो ट्रीज आप देखते हो तो आपको लगता है ऐसे रोटेशनल मोशन में है, घूम रहे हैं, ठीक है। होते तो वो स्टेशनरी हैं, आप मोशन में होते हो और आप उस ट्री को देखते हो तो ऐसे घूमते हुए नजर आता है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू पैरालैक्टिक इफेक्ट, कि यहाँ से जो ऑब्जर्वर इस ट्री को देख रहा है, उसने पहले उसको यहाँ पे देखा, थोड़ी देर बाद वो आगे चला गया, पर्सन यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो उसके बाद जो एंगल वो उसने यहाँ से देखा सेम ट्री को, यहाँ एक एंगल बनता है, एंगल चेंज होने के कारण रोटेशनल इफेक्ट लगता है। तो अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में है तब भी बच्चों हम उसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखना कैसे कर सकते हैं, सीधा फॉर्मूला होता है इसका एंगुलर मोमेंटम का, देखो एल वेक्टर से डिनोट किया जाता है, और द फॉर्मूला इज आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम। अब इसको समझेंगे, आर क्या है और पी क्या है। देखिए दिस इज आर वेक्टर, आप इस लोकेशन पे एंगुलर मोमेंटम बताना चाहते हो, यहां से बंदा देख रहा है उसको, दिस इज आर वेक्टर, ये आर कैप की डायरेक्शन है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है हमारे पास, ओके। तो ये बन गया आर पी साइन फाई, ठीक है, और साथ में उसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो एन कैप साथ में लगा देते हैं। अब ये फाई क्या है, तो फाई इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पी वेक्टर इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, और ये वाला एंगल जो है बच्चों उसको मैंने फाई बोल दिया, ये फाई है। अब अगर ये एंगल फाई है तो यहां पर भी आर वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाई बनेगा, क्योंकि पी वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, जैसे मैंने ड्रॉ किया है ना। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। अब इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज आर साइन फाई, लेट अस सी। पी को अलग कर देंगे, आर साइन फाई अलग कर दिया मैंने। अब मुझे ये देखना है डायग्राम से कि आर साइन फाई है क्या, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, बहुत आसान है। इस आर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है इस डायरेक्शन में ये एंगल फाई बन रहा है, दिस विल बी आर कॉस फाई, और दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग आएगा, ये वाला आर वेक्टर का ही ये दूसरा कंपोनेंट है, रिजॉल्व कर दिया मैंने आर वेक्टर को ना, तो वो कंपोनेंट है आर साइन फाई। नाउ व्हाट इज दिस आर साइन फाई, ध्यान से देखेंगे, दिस इज एक्चुअली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, जहां पर हम जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं कि जो आर साइन फाई है वो क्या है, डायग्राम के हिसाब से ध्यान से देखो, दिस इज लीनियर मोमेंटम P इंटू P मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या लीनियर मोमेंटम का बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, P को आपने मल्टीप्लाई करना है इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, ठीक है। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग सिचुएशन में आप कैलकुलेट कर सकते हो या आपको दिया जा सकता है। तो ये इसके साथ एन कैप आएगा, और इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है जी। तो वो जो राइट हैंड थंब रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या डायरेक्शन आएगी, देखिए हमें क्या करना है, आर क्रॉस पी है, आर क्रॉस पी मतलब आर वेक्टर से पी वेक्टर की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाना है। दिस इज आर वेक्टर, दिस इज पी वेक्टर, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, ये पी वेक्टर की। तो ऐसे आपने अपनी फिंगर्स को घुमाना है, राइट हैंड की फिंगर्स को। बना के दिखा देता हूं, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है बच्चों, और ये पी वेक्टर की डायरेक्शन है। जब आप ऐसे फिंगर्स को घुमाओगे तो आपका राइट हैंड का थंब अंदर जाएगा स्क्रीन के, क्रॉस का मतलब है इनवर्ड। तो ये वाले जो वेक्टर्स होते हैं ना, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, दे आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। तो उनकी डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। देखो आर वेक्टर भी स्क्रीन के प्लेन में है और पी वेक्टर भी स्क्रीन के अंदर है, बट ये जो एल वेक्टर है एंगुलर मोमेंटम, उसकी डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है।
अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज, अगर कोई बॉडी इस तरह से घूम रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को भी ऐसे घुमाइए और क्रॉस आपका जो थंब है इनवर्ड आ जाएगा, तो इनवर्ड एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। ठीक है जी, तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल, अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है ऐसे, तब आप देखिए राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे घुमाओगे, ऐसे घूमेगी आपकी राइट हैंड की फिंगर्स, तो आपका जो थंब है ना वो स्क्रीन से बाहर आएगा। करके देख लीजिए आप स्क्रीन पे, थंब स्क्रीन से बाहर आएगा, उस केस में डायरेक्शन होगी एंगुलर मोमेंटम की आउटवर्ड। लेकिन ये सर्कुलर मोशन के केस में मैंने बताई है, अगर कोई बॉडी रोटेटिंग है या सर्कुलर मोशन में है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन है तो और एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये देख लेते हैं, मान लो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है O और बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये उसका मास है और लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब बच्चों हमें यहाँ फाइंड करना है व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट दिस पॉइंट। तो उसके लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आपको डायरेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है d, तो यहाँ आंसर आएगा एंगुलर मोमेंटम का p टाइम्स d, या यू कैन से mvd, ये मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन की बात अभी मैं कर रहा हूँ, दिस इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, mvd डायरेक्शन। इस केस में डायरेक्शन कैसे होगी, देखिए आपने r वेक्टर जो ड्रॉ करना है, ये d वेक्टर ड्रॉ करना है, ओरिजिन से बाहर की तरफ ड्रॉ करना है, जहां पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहां से बाहर की तरफ। मतलब ये डायरेक्शन होगी आपकी r वेक्टर की और ये डायरेक्शन हो गई t वेक्टर की। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, अपनी फिंगर्स को r से p की तरफ घुमाएंगे, तो आप देख लेंगे थंब जो है इस केस में बाहर की तरफ आ रहा है। जब आपकी फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज घूमती है ना, ऐसे राइट हैंड करो जरा अपना स्क्रीन पे, जब आपकी फिंगर्स ऐसे घूमती हैं तो थंब बाहर ही आता है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में थंब बाहर ही आता है। तो ये इस केस में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है। और देखिए सर्कुलर मोशन में कैसे निकाला जाता है ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पर एक पार्टिकल है, उसका मास m है और स्पीड v है, और ये ऐसे घूम रहा है सर्कल में अराउंड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस। अब आपको पूछा जाए इसका एंगुलर मोमेंटम बताइए कितना है, तो सर्कुलर मोशन में बहुत आसान है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रेडियस रहेगी सर्कल की। पार्टिकल यहाँ आ गया तब भी रेडियस, पार्टिकल यहाँ आ गया तब भी रेडियस के बराबर, यहाँ आ गया तब भी रेडियस के बराबर। तो इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम होगा L, दैट विल बी mv इंटू r। पहले आप ये समझ लो r इंटू p है, r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर से अंदर की तरफ होगा यहाँ पे, और r ये परपेंडिकुलर ही बनेगा। तो ऊपर नहीं है ये वेलोसिटी वेक्टर, आप इसको ऊपर मत समझना, ऐसे अंदर की तरफ है v वेक्टर, बट ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसमें सीधा फॉर्मूला बन जाएगा mv इंटू r, mvr। ठीक है, डायरेक्शन निकालनी है इस केस में, तो पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। और डायरेक्शन किधर आएगी, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, अपने फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे अगर घुमाओगे आप, तो आपका थंब जो है ऊपर आ जाएगा। करके देखो स्क्रीन पे, फिंगर्स ऐसे घुमाओ, थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, करके देखो आप कर सकते हो। तो थंब ऊपर आ रहा है, मतलब एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो है ऊपर हम लगा लेते हैं, कोई एक्सिस की तरफ एन कैप लगा देते हैं, तो यहाँ एन कैप लिख दो। डायग्राम से मैच करना है कि इधर एन कैप आना है बच्चे ने, और इधर एन कैप हमने डायरेक्शन लिख दी। तो सर्कुलर मोशन में ऐसा है। पार्टिकल की बात हो रही है अभी सिंगल पार्टिकल की। सिंगल पार्टिकल का मोमेंटम हमेशा लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये है, और जब पार्टिकल यहाँ पे था हमें ये डिस्टेंस दिया गया, ये डिस्टेंस d दिया गया, एंड दिस इज द पॉइंट, समझो ध्यान से, दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट जिसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करना है। अब इधर लीनियर मोमेंटम है, चलो वेलोसिटी भी इधर बना देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये एंगल भी थीटा दे देते हैं आपको, ठीक है, एंगल डायग्राम में दे दिया। फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो वो आएगा लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p वेक्टर एंड o। o इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट, p वेक्टर इज लीनियर मोमेंटम। इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना के दिखाऊं डायग्राम में, ये ऐसे परपेंडिकुलर फेंकना o से, ये डिस्टेंस चाहिए फॉर्मूले में, हो जाएगा ये डिस्टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको कैलकुलेट करने में। ठीक है,
ये एंगल थीटा है, ये डी है, तो इस तरफ डी को आप रिजॉल्व कर लो, डी का एक कंपोनेंट इधर डी कॉस थीटा आएगा और इस तरफ डी साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो डी साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप ऐसे भी देख सकते हो, ये थीटा एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इज हाइपोटेन्यूज टाइम्स साइन थीटा, हाइपोटेन्यूज इज डी साइन थीटा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा P इंटू डी इंटू साइन थीटा। थीटा जो भी दिया होगा, 30 डिग्री दिया होगा 30 पुट कर दो, 60 दिया होगा 60 पुट कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन आपने निकालनी है D क्रॉस P से। अब D से P की तरफ फिंगर्स को घुमाना है, राइट हैंड की फिंगर्स को। ऐसे जब आप घुमाओगे D क्रॉस P, तो आपकी फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। तो जब फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी तो आपका थंब अंदर की तरफ, सॉरी बाहर की तरफ, जब फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी तो राइट हैंड का थंब बाहर की तरफ आएगा। तो आप लिख सकते हो डायरेक्शन, यहाँ पे आप लिख सकते हो आउटवर्ड द स्क्रीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल में भी हमें वही सेम कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, P उसका लीनियर मोमेंटम यहाँ पे है, यहाँ पे ओरिजिन है, हमें ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। लीनियर मोमेंटम ऊपर की तरफ है, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे बच्चों हमें ये दे दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का, और एंगल थीटा जो है यहाँ पे वो ये वाला दे दिया। हाँ रुको, एंगल थीटा ना ये वाला दे दिया है, ऐसे डायग्राम दे दिया आपको गिवन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है कितना होगा, और ये एंगल थीटा में गिवन है इस केस में। तो अभी बच्चों हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, हमें चाहिए ये है डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मतलब इसका फ्रॉम द लाइन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये बनेगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को d मान लेते हैं, ठीक है। ये d फाइंड करना अभी हमें। अब ये r है, ये थीटा एंगल है, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा d विल बी इक्वल टू r cos थीटा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब भी हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p वेक्टर फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट। दिस इज डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर, this is observation point, we need the perpendicular distance between this and this line, ठीक है। तो वो perpendicular distance होना चाहिए, वो d है, और d r cos थीटा के बराबर है। तो यहाँ बनेगा p इंटू r इंटू cos थीटा। तो ये बेसिक डेफिनेशन से जब आप चलोगे तो उस केस में आंसर वेरी कर सकता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरह की सिचुएशन में थीटा देख लेते हैं जी, ये थीटा है, ये r है, ये p है, तो p r साइन थीटा ही लिख देते हैं, सीधा फॉर्मूला बनाते हैं r क्रॉस p। अगर आप ये लगा दोगे ना, r p साइन थीटा लिख दोगे डायरेक्ट फॉर्मूले से, तो गलत हो जाएगा। और सर्कुलर मोशन के केस में, ये हमारा पास सर्कुलर मोशन है, मैंने बता दिया। उस केस में अगर ये मान लो रेडियस कैपिटल R है, इसका मास m है, और इसकी वेलोसिटी इधर v वेक्टर है, तो आप सीधा लिख सकते हो L इज इक्वल टू r p लिख दो, डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। जे कैप लिख दो, इधर y एक्सिस है अगर, और आप इसको p को mv पुट कर दो, rmv लिख दो। और फॉर्मूले भी हैं हमारे पास, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, तो उस ओमेगा को अगर आप लेके आना चाहते हो तो v इज r ओमेगा, सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा है, वो यहाँ पुट कर देते होते हैं। तो r इंटू एम इंटू आर ओमेगा, फॉर्मूला बन जाता है m ओमेगा आर स्क्वायर। ये एक और फॉर्मूला बन गया एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का सर्कुलर मोशन में, ठीक है। ऐसे ही याद कर लेना इसको। और एक और रिलेशन है, हम ओमेगा को 2 पाई बाय टाइम पीरियड पुट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, m इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 पाई बाय टी, ठीक है। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। ये सारे ही फॉर्मूले एंगुलर मोमेंटम के हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कल, टू कंप्लीट 2 पाई रेडियंस, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं सारे एंगुलर मोमेंटम के हैं। चलिए एंगुलर, next topic is angular momentum of rigid body।
रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? देखो रिजिड बॉडी क्या होती है, कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें इंटर पार्टिकल स्पेसिंग, दो पार्टिकल ले लिया आपने, उनके बीच में जो स्पेसिंग है, जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज आर आई जे, ये आई वाला पार्टिकल, ये जे पार्टिकल, आईएथ और जेएथ पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है आर आई जे, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरह की बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं। कोई भी दो पार्टिकल ले लो, उनमें जो डिस्टेंस है दैट इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होता है डिस्टेंस? क्योंकि बेसिकली यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि जो बॉडी की शेप है वो डिस्टॉर्ट नहीं होती, और बॉडी जो होती है वो एक सॉलिड बॉडी होती है। सच बॉडी इज कॉल्ड ए रिजिड बॉडी। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास 2D बॉडीज हो सकती हैं, 3D बॉडीज हो सकती हैं। जैसे कोई डिस्क है, ये डिस्क है हमारे पास, एक रिंग है हमारे पास, इसको हम 2D बोल देते हैं, प्लेन में है ना ये। और अगर एक सफियर है आपके पास, तो सफियर इज 3D बॉडी। अब इन सारी बॉडीज का अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हो तो आप फाइंड कर सकते हो। सबका अपना अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट दिस एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। जैसे सफियर की बात करें तो हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है, वेयर r इज द रेडियस, m इज मास। और अगर यही स्फीयर अंदर से खाली हो, मतलब होलो स्फीयर हो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 2/3 mr² होता है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² होता है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। और इसके साथ साथ सिलेंडर है, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, अगर ये इसके अबाउट ऐसे घूम रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 मास इंटू लेंथ का स्क्वायर होता है, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ दिस रोड। तो ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं। अब जैसे कि आपको पता है लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ ए पार्टिकल इज P इज इक्वल टू mv। ये है मास विच इज ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज द मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, आप उसको मोशन में लेके आना चाहते हो, तो उस वो जो रेजिस्ट करती है मोशन को, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया, और वो मास की वजह से होती है। और ये होती है लीनियर वेलोसिटी। जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में है, उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है उसको हम v बोल देते हैं। अब सेम सेंस में हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। p की जगह l आ जाएगा, लीनियर की जगह एंगुलर मोमेंटम आ गया। मास की जगह उसका एनालॉग जो कि रोटेशनल मोशन में होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो आएगा। और ओमेगा की जगह v की जगह, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला बच्चों आपने याद रखना है कि L इज ऑल्सो इज इक्वल टू आई ओमेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको हर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होता है, जो ये बेसिक फॉर्मूले मैंने लिख दिए। और ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, उससे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, तो हमें उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम पता चल जाता है। हाँ जी बच्चों, तो अभी हम कंजर्वेशन लॉज की बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द वेरियस कंजर्वेशन लॉज इन मैकेनिक्स। देखिए जो मैकेनिक्स है ना, उसको भी हम दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो हम बोल सकते हैं मैकेनिक्स ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, मैकेनिक्स ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। उस केस में हमें जितने भी कंजर्वेशन लॉज होते हैं एक सिंगल पार्टिकल के लिए डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा जो रिजीम है दैट इज मैकेनिक्स ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। एन पार्टिकल सिस्टम में जैसे रिजिड बॉडी आ जाती है, उस केस में भी कंजर्वेशन लॉज जितने भी हम पढ़ेंगे सारे होल्ड करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्योंकि बेसिक्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो मैकेनिक्स ऑफ सिंगल पार्टिकल में हम देखेंगे कि कंजर्वेशन लॉज को हमें कैसे स्टेट करना होता है। तो सबसे पहला जो लॉ है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर आप सिंगल पार्टिकल के लिए लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन को डिफाइन करना चाहते हो, तो सिंगल पार्टिकल के लिए कैसे होगा? हमें पता है कि बाय न्यूटन सेकंड लॉ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब सिंगल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होगा, कब p कांस्टेंट होगा? जब फोर्स जीरो होती है। सीधी सी बात है, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है एंड इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, तब हम बोलेंगे ना कि इसका मोमेंटम कंजर्व है।
इसकी वेलोसिटी कब रहेगी कांस्टेंट? तभी रहेगी ना जब आप इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो। अगर फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज जीरो है तो एक्सेलरेशन भी इसका जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब होता है देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी वेक्टर इज कांस्टेंट। तो सिंगल पार्टिकल के लिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं सीधा ही कि अगर F द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो देन dp बाई dt इज जीरो, सीधी बात है। और वहां से हमें मिल जाएगा p वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, उस पार्टिकल का मोमेंटम जो है कांस्टेंट होगा, ठीक है। दिस इज फॉर सिंगल पार्टिकल। नाउ फॉर n पार्टिकल सिस्टम वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसमें कि हमारे पास क्या होता है, कोलिजन हो सकता है, कोलिजन प्रोसेस है, या किसी एक बॉडी में से दूसरी बॉडी एमिट हो रही है, तो वो n पार्टिकल या 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में फॉर n पार्टिकल सिस्टम हम कैसे करेंगे इसको डिफाइन, वो भी हम +1 में पढ़ लेते हैं। कोलिजन भी हम स्टडी करते हैं +1 में, हम इक्वेशंस लगाते हैं, वही सभी चीज़ें हैं, ठीक है। देखो n पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या होता है कि सिस्टम का जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम होता है वही सिस्टम का फाइनल लीनियर मोमेंटम होता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी चाहिए, इंटरनल फोर्सेस लग सकती हैं। ओके, एग्जांपल के तौर पे लेट अस सपोज यू हैव टू मासेस m1 एंड m2, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, उन पे फोर्स लग रही है, इस पे लग रही है F12, दूसरे पे लग रही है F21। ये दोनों एक दूसरे के पास आए, टकराए, और टकराने के बाद ये किसी और डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव कर गए, ठीक है, इधर चले गए। तो इस केस में भी फोर्स तो अभी लगी रही है, इंटरनल फोर्स, बट लेट अस सपोज देयर इनिशियल मोमेंटम वाज p1 वेक्टर p2 वेक्टर, ठीक है। यहाँ इनिशियल है तो मैं इनके पैर में i लगा देता हूँ, और फाइनल मोमेंटम इज pf, p1f एंड p2f, ठीक है, दूसरे का है p2f, ठीक है। तो दिस इज आफ्टर कोलिजन। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम बोलता है कि द मोमेंटम ऑफ सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, बिफोर कोलिजन मैं यहां पे लिख देता हूं नीचे, इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, प्रोवाइडेड कब होगा ऐसा, when there is no external force acting on the system, external force on the system is zero, तो such kind of system is called isolated system। आइसोलेटेड का मतलब है कि दो पार्टिकल्स आपस में अटैक कर रहे हैं, कोई तीसरा पार्टिकल इन दोनों पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो इसको आइसोलेटेड सिस्टम बोल देते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम में लीनियर मोमेंटम जो होता है सिस्टम का वो कंजर्व होता है, उसमें जितने मर्जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, 2 4 6 10 जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। आप सब पे लगा सकते हो ये वाली इक्वेशन। और एक एग्जांपल हम कर सकते हैं सिस्टम के लिए, 2 पार्टिकल में ही मैं करा रहा हूँ आपको। एक और एग्जांपल है, जैसे आपने अल्फा डिके पढ़ा होता है, ये न्यूक्लियस होता है XZA, और ये डिके कर जाता है, एक Y बना देता है, Y का मास नंबर 4 कम हो जाता है, एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है, और उसके साथ एक अल्फा पार्टिकल जिसको हीलियम का न्यूक्लियस बोलते हैं ये निकलता है, प्लस कुछ एनर्जी निकलती है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अल्फा डिके। अब अल्फा डिके को अगर विजुअलाइज करो तो क्या हो रहा है, आपके पास एक बड़ा न्यूक्लियस था, वो कन्वर्ट हो गया एक Y में और एक अल्फा पार्टिकल में। अब इनिशियली ये वाला जो बड़ा न्यूक्लियस था ये रेस्ट पे था, तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम 0 होगा सिस्टम का, यही सिस्टम है पूरा, एक ही पार्टिकल, ठीक है। नाउ आफ्टर कोलिजन व्हाट इज रिक्वायर्ड, अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो आफ्टर कोलिजन द फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ द पार्टिकल्स मस्ट बी इक्वल टू 0। दोनों का मतलब है कि मोमेंटम ऑफ वाई पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब है कि वाई का मोमेंटम इक्वल और ऑपोजिट होगा अल्फा के मोमेंटम से, ठीक है। दोनों पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और दोनों का मोमेंटम बराबर होगा। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल लेते हैं, जैसे मान लो इसकी स्पीड v है, मास स्मॉल m है, इसकी स्पीड कैपिटल V है, मास कैपिटल M है, तो इस इक्वेशन में हम अप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं mv वेक्टर इज इक्वल टू -mv वेक्टर, ठीक है, माइनस साइन आ गया ना वहाँ पे। तो यहाँ से आप अल्फा पार्टिकल की स्पीड निकाल सकते हो या इस न्यूक्लियस की रिकॉइल्ड स्पीड निकाल सकते हो। दूसरा कंजर्वेशन लॉ है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L वेक्टर, ठीक है जी।
हाँ जी, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, पी लिख लेते हैं इसका नाम, ऑफ मास स्मॉल m अबाउट a point O. See the diagram. This is the particle P. ये इसकी लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन है, ये वाली इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेट अस सपोज यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू बच्चों आप इसका लीनियर मोमेंटम फाइंड करना चाहते हो, तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया जाएगा, आर वेक्टर। नाउ आर वेक्टर की ये डायरेक्शन है और पी वेक्टर की ये डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। इन दोनों में एंगल थीटा है। तो एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? एल वेक्टर इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हैं आर क्रॉस पी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर पी साइन थीटा एन कैप। एन कैप गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो राइट हैंड थंब रूल से पता चलती है, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, आपने आर कैप से पी की तरफ अपनी फिंगर्स को घुमाना है तो आपका थंब अंदर चला जाएगा स्क्रीन के, तो इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ है। अब जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो डायरेक्शन भी कंजर्व होती है और मैग्नीट्यूड भी कंजर्व होता है, दोनों चीजें कंजर्व होती हैं, ठीक है। चलिए, तो हेयर आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओ विद रिस्पेक्ट टू ओ, जैसे ओ के अबाउट निकालना था ना, वो आर वेक्टर होता है, एंड पी वेक्टर इज लीनियर मोमेंटम। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ओके, नाउ इफ सम टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, लेट अस सपोज ये पार्टिकल है, इस पे कुछ फोर्स एफ भी लग रही है और उस एफ के कारण कुछ टॉर्क जनरेट हो रहा है, वो मैं फोर्स ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ पी पार्टिकल के ऊपर। यहाँ पे इस तरफ हम कुछ एफ फोर्स लगा रहे हैं, थोड़ी सी इंक्लाइंड है, और उसके कारण कुछ टॉर्क जनरेट होगा। तो वो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, उसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। नाउ इफ एफ वेक्टर इज द फोर्स ऑन पी, इस पे फोर्स लग रही है, ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा उस फोर्स का? आर क्रॉस एफ, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, इसको हम आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं, साथ में एन कैप। एन कैप की डायरेक्शन फिर से राइट हैंड थंब रूल से पता चलेगी। देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ, तो हमें आर क्रॉस एफ करना है, इधर से फिंगर को कर्ल करना है और टॉर्क जो है हमारा बाहर की तरफ आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास सिचुएशन है, ये टॉर्क बन गया और ये एंगुलर मोमेंटम बन गया। नाउ वी विल फाइंड ए रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? लेट अस सी इफ वी डिफरेंशिएट एल वेक्टर, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग एल वेक्टर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से, इस तरफ बन जाएगा dl वेक्टर बाय dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया। इस तरफ दो चीजें हमारे पास, तो एक में आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड एज इट इज। क्रॉस प्रोडक्ट में ना आप ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ए क्रॉस बी, दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, उसमें हमेशा माइनस साइन आता है ना, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है इन दोनों की। तो इसलिए जब भी क्रॉस प्रोडक्ट में आपने डिफरेंशिएशन का रूल लगाना है, ये ध्यान रखना है, अगर आप इसको u मान रहे हो, इसको v मान रहे हो, u dv बाई dt लिखा ना आपने, तो नेक्स्ट केस में आप इस v को आगे नहीं लिख सकते, मतलब मैं p क्रॉस dr बाई dt लिखता तो वो गलत होता। ऑर्डर सेम रखना है, dr बाई dt पहले लिखना है, क्रॉस p बाद में लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हमेशा बच्चे जो हैं इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। चलो अब देखते हैं इसको, ये क्या बन रहा है, ये बन गया r वेक्टर तो एज इट इज रहेगा, dp बाई dt अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ये फोर्स है, दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ, dp बाई dt इज इक्वल टू f, प्लस dr बाई dt v वेक्टर है, क्रॉस लीनियर मोमेंटम, उसको हम थोड़ी देर के लिए एम वी वेक्टर लिख देते हैं, है तो वही ना, इसका मास अगर m है तो,
वेलोसिटी v है तो, ठीक है। चलो अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम v वेक्टर का v वेक्टर के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। देखिए जिधर वेलोसिटी होती है पार्टिकल की, लीनियर मोमेंटम भी सेम ही डायरेक्शन में होता है, क्योंकि वो जस्ट मास से मल्टीप्लाई करते हैं, मास एक स्केलर है। तो v वेक्टर और v वेक्टर में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट खोलोगे, साइन थीटा लिखोगे, साइन 0 लिखोगे, तो वो टर्म 0 हो जाएगी, मतलब ये सारी टर्म 0 है। हमारे पास सिंपली बचा r क्रॉस f, और r क्रॉस f टॉ वेक्टर के बराबर है। तो अभी हमने ड्राइव किया dl बाई डी टी इज इक्वल टू टॉ वेक्टर। ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन। जब पार्टिकल पे कुछ टॉर्क है, कुछ एंगुलर मोमेंटम है, तब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो लेट मी राइट ऑन द नेक्स्ट शीट अगेन। हम लिख सकते हैं नाउ कि भाई dl वेक्टर बाई डी टी जो है, दिस इज इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। This is second law, again second law, but for rotational motion. सेम वैसा ही है, जैसे L की जगह हम P वेक्टर लिख देते हैं लीनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में, और टॉर्क की जगह हम फोर्स लिख लेते हैं, वही तो है सेकेंड लॉ, ये भी वही चीज है, बस क्वांटिटीज थोड़ी सी चेंज हो गई है। ओके, नाउ अगेन इफ टॉ वेक्टर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0, अगर पार्टिकल पे आप कोई टॉर्क नहीं लगा रहे, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो उस केस में dl बाई डी टी 0 हो जाएगा और l वेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसको समझेंगे थोड़ा सा, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बच्चे हमारी अर्थ है, अब अर्थ के केस में ये अपने एक्सिस पे घूम रही है। एक्सिस पे जब अर्थ घूमती है बच्चों, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, कोई बंदा इसको घुमा नहीं रहा। उसी वजह से, अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, उसी वजह से इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज कांस्टेंट। अब आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसको अगर आप एक सॉलिड स्फीयर मान लो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr²। मैं अर्थ की बात कर रहा हूं। ओमेगा आपको कैलकुलेट करना आता है ना, अर्थ का ओमेगा हो जाता है 2π बाय टाइम पीरियड 2π बाय 24 रेडियंस पर आवर, ठीक है। ये ओमेगा की वैल्यू है, आर को आप सेकेंड्स में चेंज कर सकते हो। अब आई भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, एक्सटर्नल टॉर्क कोई यहां पे लग नहीं रहा, टो एक्सटर्नल, देखो कलर दूसरा आ गया, टो एक्सटर्नल इज 0, एक्सटर्नल टॉर्क कोई लग नहीं रहा, इसलिए इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो L इज इक्वल टू जो आई ओमेगा है वो कांस्टेंट है अर्थ के केस में। अब अगर किसी कारणवश हम अर्थ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा दें, किसी तरीके से हम आई बढ़ा दें, ठीक है, अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा कर दें, तो ओमेगा छोटा हो जाएगा, मतलब अर्थ स्लो डाउन हो जाएगी, धीरे धीरे घूमने लगेगी। अभी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो हो सकता है कि 25 घंटे में एक चक्कर पूरा करे। वो तब होगा जब आप आई को बड़ा करोगे। अब आई कैसे बढ़ाया जाता है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है बॉडी की मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अगर हम बोलें कि अर्थ की रेडियस अचानक से बढ़ गई, तो अर्थ की रेडियस के बढ़ने से आर बड़ा हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा हो जाएगा और ओमेगा छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर, ये दोनों चीजों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट है। जब भी एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है तो आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट होता है। ये बॉडी के लिए हो गया। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एक और एग्जांपल, मान लो एक रोटेटिंग टेबल है, रोटेटिंग टेबल होता है ना, इसको घुमा दिया हमने एक बार, अब ये कांस्टेंट ओमेगा से घूमता चला जा रहा है। अब किसी बंदे ने यहां पर ना एक ऐसे बाउल रख दिया टेबल के ऊपर, उस बाउल को जब रखा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, क्योंकि मास भी बढ़ गया, और मास के बढ़ने से ये जो डिस्टेंस है वो भी कुछ फैक्टर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर कोई बॉडी रख देते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, कोई बॉडी उठा लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। तो आई बढ़ जाएगा, ओमेगा इसका कम हो जाएगा। वो आपने +1 में कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ी हुई हैं, बेली डांसर वाली की एग्जांपल पढ़ी हुई है, जो वो जिम्नास्टिक्स करते हैं, वो अपने बाजुओं को फैला लेते हैं, है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। ये चीज सुनी हुई है ना आपने? चलो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट याद रखनी है। इस तरह की कोई छोटी मोटी एग्जांपल आपसे पूछी जा सकती है। एक और टॉपिक है अभी आपके सिलेबस का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वी हैव टू फाइंड द टॉर्क एंड वी हैव टू प्रूव दैट द टॉर्क ऑन ए बॉडी इन द सोलर सिस्टम इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट द टॉर्क ड्यू टू gravitational attraction
on a planet in the solar system is 0। ठीक है, अब अगर टॉर्क 0 होगा, आपको पता है ना टॉर्क 0 हो गया, तो इसको ऐसे बोला जा सकता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए प्लैनेट अराउंड सन इज कांस्टेंट। सेम क्वेश्चन है, क्योंकि ये रिलेशन याद रखनी है, टो इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। अगर टॉर्क 0 हो गया तो एल कांस्टेंट हो जाएगा, एक ही बात है। और ऐसे भी बोला जा सकता है द मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन is always confined to a single plane, is always confined to a single plane। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर ये हमारा सन है तो प्लैनेट जो है वो इसी प्लेन में, जो भी उसका ऑर्बिट है, हमेशा उसी ऑर्बिट में रहेगा। ये अर्थ है ना, तो हमेशा इसी ऑर्बिट में रहेगी। इस ऑर्बिट का प्लेन नहीं चेंज होगा। मतलब अगर मैं यहां लगा दूं एक्स एक्सिस, यहां लगा दूं वाई एक्सिस और यहां लगा दूं जेड एक्सिस, तो अगर ये ऑर्बिट अभी एक्स जेड प्लेन में है, ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया, ऑर्बिट एक्स जेड प्लेन में है, तो हमेशा ये एक्स जेड प्लेन में ही रहेगा। दिस प्लेन इज फिक्स्ड, दिस प्लेन ऑफ ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड सन is fixed, sun is fixed। ये चीज हमें प्रूफ करनी है और यहीं से प्रूफ होता है जो भी ये मैंने सारी स्टेटमेंट्स लिखी हैं। बहुत आसान है। पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क देखेंगे। तो टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अभी हमें कैलकुलेट करना है, विच इज वेरी इजी टू फाइंड। देखिए, ये सन है एंड दिस इज एनी प्लैनेट। आप इसको अर्थ ले सकते हो, कोई भी प्लैनेट हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों हमेशा सेंटर की तरफ लगेगी। ये लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स हो गया, और दिस इज द सेंटर ऑफ सन, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज अ सेंट्रल फोर्स। तो हमेशा इस लाइन के अलोंग इधर ये फोर्स हमेशा लगेगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको मैं एफ जी लिख देता हूं। ओके, नाउ इफ यू टेक ओरिजिन हेयर, मान लो आपने ओरिजिन यहां पे ले लिया और अर्थ का पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में चला जाएगा। यहां से ड्रॉ करेंगे और इस डायरेक्शन में अर्थ का पोजीशन वेक्टर चला जाएगा। ये हो जाएगा आर कैप विद रिस्पेक्ट टू सन। अब जब आपने टॉर्क कैलकुलेट करना है, ये आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर है और आर वेक्टर आप ऐसे लिख सकते हो। अब आपने टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लिखना है तो फॉर्मूला है टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जो बनेगा आर एफ साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। इन दिस केस थीटा इज 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री इज 0। देयरफॉर टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स Tg ऑन द प्लैनेट इज ऑलवेज 0। तो आपने ये प्रूफ करना है कि टॉर्क इज 0। अब टॉर्क अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है एल वेक्टर इज कांस्टेंट। यहां पे इक्वेशन लिख देंगे वही वाली, बिकॉज टो इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। नाउ एल वेक्टर इज कांस्टेंट, दैट मीन्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर रिमेन्स फिक्स्ड। दोनों चीजें ही फिक्स रहती हैं, मैग्नीट्यूड भी फिक्स रहता है और डायरेक्शन भी फिक्स रहती है। इसका मतलब है कि जब ये बॉडी, मान लो अभी अर्थ इस स्क्रीन के प्लेन में घूम रही है, दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड सन विच इज इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, ऐसे घूम रही है अर्थ हमारी। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे सबसे पहले। राइट हैंड थंब रूल से जब आप ऐसे राइट हैंड थंब रूल ऐसे अपनी फिंगर्स को ऐसे घुमाओगे आप, जैसे मैं एरो लगा रहा हूं, और आपका थंब जो है वो स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। थंब विल बी आउटवर्ड द स्क्रीन। राइट हैंड थंब रूल। तो इसके अकॉर्डिंग एल वेक्टर की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर इज आउटवर्ड द स्क्रीन, आउटवर्ड द स्क्रीन। अगर डायरेक्शन स्क्रीन के बाहर है तो वो हमेशा आउटवर्ड ही रहेगी, ठीक है। ये हमारा
कॉन्सिक्वेंस है कि भाई एल वेक्टर कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब एल वेक्टर विल बी ऑलवेज आउटवर्ड द स्क्रीन। अब अगर हमेशा स्क्रीन से बाहर रहेगा एल वेक्टर, तो ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट, इसका प्लेन भी फिक्स रहेगा फिर, क्योंकि उसने बाहर रहना हमेशा स्क्रीन से बाहर की तरफ, तो इसका प्लेन जो है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट, एक मिनट, देयरफॉर द plane of orbit of a planet around sun remains fixed. 4. A system of particles. बस कुछ नहीं है, रोटेशनल मोशन की एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक रिजिड बॉडी है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसमें ये रिजिड बॉडी इसके अराउंड इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, और अगर ये बॉडी घूम रही है तो इसका हर एक पार्टिकल घूम रहा है। ये वाला पार्टिकल, मान लो ये वाला पार्टिकल, ये एक सर्कल में घूम रहा है, इस सर्कल की रेडियस ये है r1, इसकी कुछ अपनी लीनियर वेलोसिटी होगी v1 वेक्टर, अंदर की तरफ होगी यहाँ पे, जब पार्टिकल यहाँ होगा तो इस तरफ होगी, जब यहाँ होगा तो बाहर की तरफ होगी, तो वेलोसिटी इसके साथ साथ चल रही है। और अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मास है m, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम हुआ mv1 वेक्टर, वो भी इस एरो के अलॉन्ग ही लगेगा, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ p1 वेक्टर। दिस इज r1 वेक्टर इस डायरेक्शन में, दिस इज p1 वेक्टर। ऐसे ही कोई और पार्टिकल ले लो, यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल है वो अपने सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, उसका r2 है मान लो ये डिस्टेंस, सिमिलरली v2। तो हर किसी पार्टिकल की अपनी वेलोसिटी, अपना मोमेंटम होता है, और हर किसी पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो अपना होता है r1। अब अगर आप इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हो, L1 इसका लिखना चाहते हो, L2 दूसरे का लिखना चाहते हो, L3 तीसरे का लिखना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो, है ना। तो फॉर n पार्टिकल्स वी कैन राइट लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच ऑफ द पार्टिकल एज L1 वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए r1 क्रॉस p1, सीधी सी बात है, r1 उसका डिस्टेंस, p1 लीनियर मोमेंटम, वही डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है। सिमिलरली अगर L2 वेक्टर लिखना आपने, तो यू कैन राइट r2 क्रॉस p2, इस तरह से हम लिख सकते हैं सबका। टोटल एंगुलर मोमेंटम मान लो n पार्टिकल्स हैं, तो पहले Ln लिख देते हैं, rn क्रॉस pn वेक्टर। ओके, नाउ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम L वेक्टर, उसको कैसे लिखोगे? टोटल एंगुलर मोमेंटम विल बी सम ऑफ ऑल दीज एंगुलर मोमेंटा, L1 प्लस L2, सारे वेक्टर्स ही है ना, तो वेक्टर्स हम ले लेते हैं हम ऐसे। दिस इज टोटल ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल, मतलब जैसे रिजिड बॉडी आपको नजर आ रही है, उसको हम सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स बोल सकते हैं। चलिए इसको हम वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करोगे समेशन की फॉर्म में लिख लेंगे इसको, i इज इक्वल टू 1 to n, ब्रैकेट में हम लिख लेंगे ri वेक्टर क्रॉस pi वेक्टर। तो दिस इज टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। नाउ dl वेक्टर बाय dt, जैसे अभी फाइंड किया था वही कर रहे हैं, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो रिजल्ट मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, अभी क्या होगा यहाँ पे, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एज इट इज, और फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज ही रहती है, वो आपको पता है, क्रॉस डिफरेंशिएशन सेकंड पे होती है, तो दैट इज एक्चुअली dpi बाय dt, प्लस दूसरी टर्म भी है बट वो जीरो है, वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहां तक ही चलेगा हमारा काम। ये क्या है, dpi बाय dt इज अगेन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, बस थोड़ा लिखना ही है पेपर में और कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रूफ करने के लिए या स्टेट करने के लिए आ जाए तो इतना काम करके दिखाना होता है। ये Fi हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल, ठीक है, ओके। dl बाई dt इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n ri क्रॉस Fi वेक्टर, और उसके साथ मैं लिख रहा हूँ एक्सटर्नल, इंटरनल फोर्सेस का टॉक जीरो हो गया, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसको हम लिख सकते हैं टो वेक्टर, ठीक है। पहले हम समेशन टो वाई लिख लेते हैं इसको, सारे पार्टिकल्स के ऊपर जो इंडिविजुअल टॉर्क लग रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क। तो ये हमारा बन गया लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ
फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, दिस इज फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। वही इक्वेशन होती है, बस थोड़ा सा बताना होता है कि ये सारे पार्टिकल्स हैं, उन सबका मोमेंटम ऐड हो जाएगा और यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। नाउ अगेन इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, then angular momentum of system is also constant, this is equal to constant, ठीक है। तो this is law of conservation of angular momentum for the n particle system। देखो system of particles का मतलब है when you have more than one particle, उस पे अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है अगर किसी सिस्टम पे, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। इसको समझने की थोड़ी एग्जांपल की हेल्प से कोशिश करते हैं। मान लो दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड हेयर यू हैव ए पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज द सर्कल ऑफ इट्स रेवोल्यूशन, r इज द रेडियस। तो अब इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अगर आप लिखना चाहते हो l, तो दैट विल बी mvr, ठीक है, mvr है, ठीक है। अब ये लेट अस सपोज ये पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है ये वाला पार्टिकल, और इस पार्टिकल का एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पॉइंट पार्टिकल विच इज रोटेटेड एट सम डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एंगुलर मोमेंटम को देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो हम पुट कर सकते हैं वी को आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला आर मल्टीप्लाई होकर और एक ओमेगा होगा, तो ये एम आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी आ गया एल में। तो एंगुलर मोमेंटम को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं आई टाइम्स ओमेगा। अब अगर आपने बोल दिया एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आई टाइम्स ओमेगा जो है दैट विल बी कांस्टेंट। ये कब कांस्टेंट होगा? व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अभी तो मैंने सिंगल पार्टिकल बनाया, मैं सिस्टम की बात करने वाला हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाओगे तो ओमेगा कम हो जाएगा, और अगर आप ओमेगा बढ़ाओगे तो आई कम हो जाएगा, या आई को ही हम चेंज करेंगे। आई इज एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ पार्टिकल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई डिपेंड्स अपॉन दीज टू थिंग्स। तो अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दो, पार्टिकल को दूर ले जाओ, सिंगल पार्टिकल को, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से ओमेगा कम हो जाएगा, ये स्लो घूमना शुरू होगा, प्रोवाइडेड कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा वहाँ पे, बाहर से हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, सिस्टम अपने आप घूम रहा है। एक बार हमने स्टार्ट कर दिया तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाएंगे। ये घूमता रहेगा, वहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे कोई एयर ऑपोजिशन नहीं होनी चाहिए। एक बार स्टार्ट कर दिया तो इट विल रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। बट नाउ इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ आर, आप आर को कम करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, तो ये स्लो घूम, तो ये फास्ट हो जाएगा। आई छोटा हो जाएगा, ओमेगा बड़ा हो जाएगा, ये फास्ट घूमना शुरू हो जाएगा। और अगर आप आर को बड़ा कर दोगे तो आर को बड़ा करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा और ओमेगा का फैक्टर छोटा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। ठीक है, अभी ये सिंगल पार्टिकल की बात करिए एग्जांपल समझने के लिए। अब मोर देन वन पार्टिकल्स की अगर बात करें, मान लो आपने इसके साथ एक और पार्टिकल यहाँ पे ऐड कर दिया, ये तो ऐसे घूम रहा था, आपने क्या किया, यहाँ पर इसके ऊपर एक और छोटा सा पार्टिकल रख दिया, उसका मास कुछ और ले लेते हैं m2। तो अब मास बढ़ा दिया आपने, दो पार्टिकल्स आ गए, तो सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्टिकल्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का बढ़ गया, अब आपके पास दो आएंगे, एक मान लो ये m1 है, दूसरा m2 है। नीचे दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ इसका। देखो, मान लो एक इधर घूम रहा है m1 पार्टिकल, आपने एक और पार्टिकल ऐड कर दिया, घूमते घूमते ही m2 पार्टिकल ऐड कर दिया, इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r2। तो अब सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा? सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा, बढ़ गया ना अभी, तो वो बन जाएगा दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, आपने +1 में पढ़ा हुआ है, तो जस्ट इनको ऐड ही करना होता है। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज टू पार्टिकल्स नाउ। अब ये घूम रहे हैं और एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, उसमें कुछ ऐड हो गया, तो ओमेगा जो है वो कम हो जाएगा। ये है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसको अच्छे से समझेंगे। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम्स। नाउ वी विल गो टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यू नो, एनर्जी इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज कंजर्व। अब वो जो टोटल एनर्जी है उसमें बहुत तरह की एनर्जीज आ जाती हैं, डिपेंड करता है कौन सी प्रोसेस हो रही है। एक सिंपल प्रोसेस है जैसे कि फ्री फॉल। फ्री फॉल में हमें पता है कि बॉडी के पास दो तरह की एनर्जी होती है। एक बॉल अगर किसी हाइट पर है ना, तो उसकी टोटल एनर्जी बच्चों
h हाइट पर है, तो टोटल एनर्जी mgh है। दिस इज टोटल एनर्जी, क्योंकि अभी वो रेस्ट पे है। अब जब ये बॉल को आप यहाँ से ड्रॉप कर दोगे तो ये नीचे आएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहती है। ये आपने छोटी क्लासेस में +1 में ये चीज़ पढ़ी हुई है। तो टोटल एनर्जी हमेशा mgh रहती है, और इस केस में टोटल एनर्जी जो होती है दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। अब जब हम कोई ऑपोजिंग फोर्स नहीं कंसिडर कर रहे, कोई फ्रिक्शन नहीं कंसिडर कर रहे, एयर भी यहाँ पर नहीं है, तो उस केस में जितनी भी टोटल एनर्जी होती है वो किसी दूसरी फॉर्म में डिसिपेट नहीं होती, हीट में कन्वर्ट नहीं होती, किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं होती, तो बस दो ही चीज़ों में कन्वर्ट होती है। काइनेटिक की पोटेंशियल बन जाएगी, पोटेंशियल की काइनेटिक बन जाएगी। एक और एग्जाम्पल होती है बहुत बढ़िया, पेंडुलम वाली एग्जाम्पल, उसमें भी ऐसा ही होता है। अगर हमारे पास एक पेंडुलम है तो यहाँ पर ये लोवेस्ट स्टेट में है, इसकी लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी है। आप इसको राइज करके यहाँ पे ले गए, आपने इसको h हाइट से उठा लिया, दिस इज द हाइट है जिससे आपने इसको उठा लिया, तो यहाँ पे पोटेंशियल mgh बन जाती है। अब यहाँ से आपने इसको छोड़ा तो जैसे जैसे नीचे जाएगा पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, यहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम होती है, फिर ये इनर्शिया के कारण इसको ओवरशूट कर जाता है, आगे चला जाता है इसके, और इस पोजीशन पे जाके यहाँ पे वापस से जो इसकी एनर्जी है वो टोटली पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये मैकेनिक्स की जो एग्जांपल्स हैं इसमें टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल के बराबर है। स्प्रिंग मास सिस्टम वाली एग्जांपल भी सेम ऐसी है, एक रिजिड सपोर्ट है, उसके साथ आपने स्प्रिंग अटैच किया हुआ है। व्हेन यू गिव सम पोटेंशियल एनर्जी, कुछ वर्क करते हो, वो वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, जिसको हम हाफ kx² बोलते हैं। और फिर जब आप इसको यहाँ से छोड़ते हो इस पोजीशन से, तो इस तरह से ऑसिलेट करता है। तो ऑसिलेशंस के दौरान काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो हम अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टेट करेंगे, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरम होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। बट उस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं कंसिडर करते। अगर बॉडी का चेंज पोटेंशियल एनर्जी में भी हो रहा है तो उस केस में दोनों चीज़ें इकट्ठी चेंज होती हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो जस्ट इसको स्टेट करना है और कुछ नहीं है। डेरिवेशंस का क्या करना है फिर जल्दी। चलिए, तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स दे दूँ रिलेटेड टू एनर्जी। सबसे पहले हम वर्क को डिफाइन कर लेते हैं। वर्क कैसे डिफाइन करते हैं? अब पहले तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि मैकेनिकल वर्क इज F.S, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। बट दिस इज द केस व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट। जब फोर्स वेरी नहीं करती, कांस्टेंट फोर्स होती है और डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होता है, तब हम ये डेफिनेशन लगाते हैं। बट अब आप थोड़े से बड़ी क्लास में जा चुके हो, तो इस केस में हम वर्क को ऐसे लिखते हैं। पहले हम स्मॉल वर्क लिखते हैं। अगर फोर्स वेरी करे पॉइंट टू पॉइंट, जैसे मान लो कि ये एक रफ सरफेस है, इस रफ सरफेस पे हर पॉइंट पे फोर्स डिफरेंट है। जैसे ये एक सरफेस है, रफ सरफेस, यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। बट दिस फोर्स वेरीज फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू सम x। यहाँ इसमें ना चेंजेस आ रहे हैं फोर्स में। फोर्स इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, इसको वेरिएबल फोर्स बोलते हैं। पोजीशन का फंक्शन है वेरिएबल फोर्स। अभी मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि हम सिर्फ x एक्सिस को कंसिडर कर रहे हैं, तो f ऑफ x लिख दिया। बट अदरवाइज यू कैन राइट f ऑफ r। तो फोर्स में भी ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ये तो आपको पता है ना, ये बहुत सारे केसेस में होता है कि फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल। जैसे कि एग्जांपल भी देता हूँ साथ साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो पोजीशन पे डिपेंड करती है ना। देखो Gm1 m2 बाई r², तो r आ गया ना यहाँ पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। r को बढ़ाओगे फोर्स कम होगी। सिमिलरली कूलम फोर्स भी आपको पता है, वो भी होती है k q1 q2 बाई r²। सिमिलरली रिस्टोरिंग फोर्स आपने पढ़ी हुई है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ पोजीशन माइनस kx। x को चेंज करने से फोर्स चेंज होती है एंड इट इज ऑपोजिट टू द पोजीशन। तो दीज आर सम फोर्सेस विच आर गिवन, विच आर देयर इन नेचर। नेचर की ये फोर्सेस हैं, ये स्प्रिंग के केस में लगती है। और भी बहुत सारी फोर्सेस हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं मैग्नेटिक फोर्स, आपने मैग्नेटिक फोर्स भी पढ़ी हुई है, बट दैट इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ पोजीशन। क्यू वी क्रॉस भी, इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। जब चार्ज रेस्ट पे होता है ना, अगर वेलोसिटी ना हो तो फिर फोर्स 0 लगती है ये वाली, बट अगर मोशन में होता है तो फिर ये फोर्स लगती है।
तो जैसे कि अभी आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो तो आपको ना ये थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए हर एक मैथमेटिकल फॉर्मूले की, इसीलिए मैं थोड़े से ना जनरलाइज लेक्चर दे रहा हूँ अभी आपको, कि थोड़ा सा आपका मैकेनिक्स की पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आपके दिमाग में कोई चार्ट सा बने कि किस तरह से ये सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट द वर्क डन बाय ईच ऑफ दिस फोर्स, है ना। तो उसको कैलकुलेट करना है, सब पोजीशन के फंक्शंस हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पहले स्मॉल वर्क कैलकुलेट करते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, उसको एफ डॉट डी आर लिख देते हैं। देयर इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, उसके लिए ये वर्क लिखा। फिर जब टोटल वर्क लिखना होता है तो उसकी लिमिट्स होती हैं फ्रॉम सम इनिशियल पोजीशन टू सम फाइनल पोजीशन, एफ डॉट डी आर। तो इस तरह से हम वर्क को एक्सप्रेस करेंगे। ये इंटीग्रेशन में एफ यहाँ पे पुट होता है बच्चों, और फिर हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। ये आपने किया हुआ है जब आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, तब भी हमने किया था। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी करते हो ड्राइव इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, सब भी आपने किया था। तो दिस इज द वर्क डन। नाउ दिस वर्क डन बाय सम फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा किनेटिक चेंज इन किनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, या अगर पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज हो रहा है तो उसके वो भी टर्म बीच में आ जाएगी। देखो, अगर तो सिर्फ बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है लाइक दिस, हाइट नहीं उसकी चेंज हो रही, मतलब फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर बॉडी जाए तो सिर्फ किनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। देखो ग्रेविटेशन के केस में ना फोर्स नीचे की तरफ लगती है ना, एम जी, बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है एम जी नीचे की तरफ है। अगर उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हम जा रहे हैं तो इसके अगेंस्ट हम कोई वर्क नहीं कर रहे, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होता, इसमें सिर्फ किनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। तो दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, कि ये जो वर्क डन है, लेट मी स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम। क्योंकि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा बेसिक से हम पहले चलेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है कि द वर्क डन बाय ए फोर्स फ्रॉम point 1 to point 2 is equal to change in kinetic energy of system T2 minus T1, K2 minus K1 कर देते हैं, kinetic energy है ना। तो दिस इज जस्ट वर्क एनर्जी थ्योरम। हमें वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ करना है, तो हम एफ डॉट डी आर पहले स्मॉल वर्क कैलकुलेट करेंगे, डी डब्ल्यू एफ डॉट डी आर टू डिस्प्लेस ए बॉडी फ्रॉम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। दिस इज द स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू। अब हम f को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ वी कैन सब्स्टिट्यूट f को m dv बाई dt, ये सेकेंड लॉ आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन डॉट डी आर। इस तरह से हमें लिख लेना है इसको। अब हम यहाँ पे dt को जो है वो इसके पैरों के नीचे ले जाएंगे dr के, तो ये बन जाएगा m dv डॉट डी आर बाई डी टी। ठीक है, जस्ट हमें ना दो वेरिएबल्स का एक सिंगल वेरिएबल बनाना है, इसलिए ऐसा करते हैं। आर भी वेरिएबल चल रहा है, वी भी चल रहा है, एम डी वी डॉट वी बन गया। नाउ वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी टी। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है हमें, ये डी बाई डी टी सिर्फ वी वेक्टर के साथ लगा हुआ है, डॉट वी अकेला है। तो अगर हम ये चीज सॉल्व करें, डिफ्रेंशिएट करें v डॉट v को दो बार, क्योंकि मुझे ना उसको अलग करना है। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डॉट तो आगे पीछे हो जाता है, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, टू टाइम्स इसको आप ऐसे लिख सकते हो dv बाई डी टी डॉट वी। ये चीज बना रहा हूं मैं, ये ब्रैकेट वाली चीज, और इधर है d बाई डी टी ऑफ v डॉट v। इसका ध्यान रखना है, डायरेक्टली नहीं लिख देना। अब ये 2 का फैक्टर नीचे चला गया, 1 बाई टू डी बाई डी टी ऑफ v डॉट v लिख सकते हैं इधर, ये 2 नीचे चला गया, और राइट साइड पे बचा आपके पास dv बाई डी टी डॉट v वेक्टर। ये चीज बची राइट हैंड साइड पे जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है। नाउ वी कैन रिप्लेस राइट हैंड साइड, है ना, ये जो भी था ब्रैकेट के अंदर उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये बन गया हाफ d बाई डी टी ऑफ v डॉट v। अब v डॉट v इकट्ठा हुआ है, अब इसको आप v स्क्वायर लिख सकते हो इंटू डी टी। ठीक है, ओके। अब dt से dt काट देते हैं, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे सॉल्व इसको, ये d डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा, m और हाफ वैसे ही कांस्टेंट है, तो ये बन गया हाफ m v डॉट v। अब v डॉट v में एंगल 100% 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों सेम वेक्टर हैं, तो इसको v स्क्वायर लिख देंगे हम। ठीक है, मतलब जो dw है, द स्मॉल वर्क कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द चेंज इन, d स्टैंड्स फॉर चेंज इन किनेटिक एनर्जी। यहाँ तक लिखने के बाद
आपको इंटीग्रेट करना है टोटल वर्क, देयरफॉर टोटल वर्क, इसको भी मैं यहाँ लाइन लगा दूं, W इज एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ DW ये है, इसको ऐसे लिख देना F.dr इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 डेरिवेटिव ऑफ हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, एंड देन इट इज रिटन एज हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर विच इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज द वर्क विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं कंसिडर किया, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज इन स्ट्रेट लाइन, वी आर नॉट मूविंग अगेंस्ट एनी ग्रेविटेशनल फोर्स और एनी अदर फोर्स, हम जस्ट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड देयर इज ऑलवेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी विल स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अगर किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, लेकिन इन दोनों का जो सम होता है दैट इज कंजर्व्ड इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। इसमें क्या होता है, द वर्क डन टू मूव ए बॉडी from one point to another in a conservative force field is path independent, path पे डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह की फील्ड के केस में जो टोटल एनर्जी होती है that is always conserved. So we have law of conservation of mechanical energy. This is another conservation law, and this law states that for a conservative force field the total energy is constant, which is K plus U is constant. और बच्चों इसकी एग्जांपल्स हैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की, ग्रेविटेशनल फील्ड आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दोनों ही कंजर्वेटिव फील्ड्स होती हैं प्रोवाइडेड देयर इज नो अपोजिंग फोर्स। ठीक है, इवन स्प्रिंग मास सिस्टम वाली भी जो फील्ड है दैट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में और उसके पोटेंशियल फंक्शन में एक रिलेशन होती है। फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड द वेक्टर फील्ड, मैं ए वेक्टर लिख रहा हूँ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी हो सकती है ना, बट द वेक्टर फील्ड इज रिलेटेड टू द पोटेंशियल, पोटेंशियल के साथ रिलेट करता है। कैसे, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी आर। मतलब कोई भी जो वेक्टर फील्ड है उसको कंजर्वेटिव तभी बोलेंगे अगर उसका नेगेटिव ग्रेडियंट वो किसी स्केलर फंक्शन का, फाई इज सम स्केलर फंक्शन हेयर, स्केलर मतलब जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर फंक्शन है, अगर हम उसको एक्सप्रेस कर पाएं एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन तो हम उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा होगा, दैट इज माइनस डी वी बाई डी आर। ये बहुत ही फेमस रिलेशन है, +2 में भी करवाई जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। सिमिलरली इफ यू वांट टू राइट फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड देन यू कैन राइट आई पी इज माइनस डी, उसमें भी चलो वी पी ले लेते हैं, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी, तो वी ले लेते हैं, वी जी ले लेते हैं इसके पैर में, बाय डी आर। तो ये रिलेशंस एग्जिस्ट करती हैं फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, और यहीं से फिर हमारे पास निकल के आता है कि टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, एंड दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।